जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 142, ऑप्शन बी है 146, ऑप्शन सी है 150 या ऑप्शन डी है 152। तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र सिंह जैन मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो एक बार फिर ईडी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग ईडी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ईडी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और फेरा एक्ट 1947 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। वैसा कोई भी संगठन जिसकी स्थापना किसी भी संसद के कानून के द्वारा होती है उसे वैधानिक संस्था कहते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं, स्टैट्यूटरी निकाय कहते हैं। सब एक ही संस्था है। तो वैधानिक संस्था ईडी है, क्योंकि इसकी निर्माण संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया है, और वो एक्ट है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के द्वारा इसकी एक निर्माण किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय निकाय है ईडी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय 5 हैं इसके इंडिया में। एक मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि ईडी जो है 2 एक्ट के उल्लंघन में एक्शन लेती है। एक तो फेमा एक्ट, पहले जो फेरा एक्ट था 1999 में, इसको फेमा बना दिया गया। पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब इसके जगह रेगुलेशन के जगह मैनेजमेंट कर दिया गया। अब ये हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1999। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये दोनों एक्ट के उल्लंघन में ईडी एक्शन लेती है। यानी अगर स्वास्थ्य मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं दोनों एक्ट के तहत ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और खास करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, चूंकि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह मिलेंगे 4000 रुपये। ये पीएम मोदी जो है कल बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि पीएम केयर फंड से ही जो बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं उन्हें 4000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जैसे ही उनका एज 23 साल पूरेगा, उन्हें 10 लाख रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। देश में टोटल 4700 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना के समय में जो पूरी तरह से अनाथ हो गए। तो इनके लिए पीएम केयर फंड्स के माध्यम से 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और 23 साल क्रॉस होने पे, 23 साल पूरने पे उन्हें 10 लाख रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग पीएम केयर फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पीएम केयर फंड की शुरुआत किया गया था कोरोना के समय में। सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता राहत कोष, यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड नाम की एक फंड की स्थापना किया था। और इसी फंड को हम लोग कहते हैं पीएम केयर फंड। शॉर्ट में से कहा जाता है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड बेसिकली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अन्य सदस्य में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने यह स्पष्ट किया है कि पीएम केयर फंड में सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है। तो सीएसआर के तहत भी कंपनी जो है अपना योगदान दे सकते हैं पीएम केयर फंड्स में। सीएसआर की अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन आया था। वैसे कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक हो, जिसका कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो, या जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, उसे अपने 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का 2% जो है
ये देना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। वो किसी स्कूल में दे सकते हैं, पीएम केयर फंड्स के माध्यम से दे सकते हैं, किसी अन्य जगह वो दे सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का 2% उसे सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में खर्च करना होगा प्रत्येक कंपनी को। 3 कंडीशन है, या तो नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए, या टर्नओवर कंपनी का 1000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इन तीनों ही कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा उसे पीएम केयर फंड में या किसी अन्य जगह सीएसआर के तहत पैसा देना पड़ेगा 2% अपने 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत योग्य आय से पूरी तरह से छूट अधिसूचित किया गया, यानी आयकर अधिनियम के द्वारा उन्हें छूट मिलेगा जो भी पीएम केयर्स फंड में पैसा डोनेट करेंगे। तो ये सब बेसिक प्रोविजन किया गया है। कल पीएम मोदी ने क्या किए कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को रोजमर्रा की खर्च के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे और 23 साल कंप्लीट होने पे उसे 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके बाद एक और प्रोविजन किया गया है, एक हेल्पलाइन जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन का नाम है संवाद हेल्पलाइन। इसके तहत जो बच्चे मान लीजिए अनाथ हो गए, उसकी मानसिक देखभाल के लिए ये हेल्पलाइन जारी किया गया है, ताकि उनसे बातचीत किया जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए, उनको सांत्वना दिया जाए, ताकि उन्हें अपने माँ बाप, देखिए किसी के भी बच्चे, कोई भी बच्चे हैं, उनके माँ बाप की अगर डेथ हो गई है तो निश्चित तौर पे उन पर क्या गुजर रहा होगा ये वही समझ सकते हैं। तो उनसे थोड़ी बहुत राहत देने के लिए संवाद नामक हेल्पलाइन की शुरुआत सरकार के द्वारा किया गया। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भारत पाकिस्तान में गतिरोध खत्म करने को पर्दे के पीछे वार्ता। अब देखिए, कल जो है सिंधु जल समझौता जो हमारा हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था, और ये ऐसा समझौता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने युद्ध होने के बाद भी ये समझौता अभी तक कायम है। तो इसी के तहत बैठक के लिए पाकिस्तान के जो कुछ प्रतिनिधि हैं वो भारत आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं, वहाँ पे सिंधु जल समझौता पे वार्ता हो रही है। अब न्यूज़ ये है कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था भारत सरकार ने अगस्त 2019 में, उसके बाद जो है दोनों देश, वर्तमान में दोनों देश जो है बातचीत करना एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं, पर्दे के पीछे बातचीत करना शुरू किए हैं। तो अगर इसको टर्म में देखा जाए तो इसको कहा जाता है बैक चैनल ट्रैक टू, या पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी कहा जाता है। बैक चैनल ट्रैक टू डिप्लोमेसी के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट देखिएगा भारत पाकिस्तान को लेकर के, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था, हाँ, 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट जो है दोनों देश ने साइन किया था, हालांकि उसको लागू नहीं किया था। फरवरी 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट को, 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको दोनों देश ने लागू कर दिया, और ऐसा माना जाता था इसके लिए यूएई ने मध्यस्थता किया था, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधियों से बातचीत किया था। तो सेना के स्तर पे ये चीज़ हुआ था। आज भी अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वहाँ पे अभी बंदूकबारी नहीं हो रहा है या गोलीबारी वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसी एग्रीमेंट को जो है लागू किया था, 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को फरवरी 2021 में लागू किया था, और अभी तक ये दोनों देश इसका अनुपालन कर रहे हैं। तो कई सारे काम जो है दोनों देश मिलकर कर रहे हैं। बाकी इशू कई हैं, उस पर कभी बाद में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। उपराष्ट्रपति नायडू गैबन, सेनेगल और कतर के दौरे पे, देखिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी जा रहे हैं दौरे पे, इसलिए ये याद रखिएगा। कतर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कतर अपनी कूटनीति का, भारत के साथ जो कूटनीतिक संबंध है उसका 50 वर्ष कंप्लीट हो रहा है। 1972 में दोनों देश ने कूटनीतिक संबंध की शुरुआत किया था। इसी तरह से अगर आप देखिएगा सेनेगल, तो सेनेगल भारत के साथ अपनी जो है 60 वर्ष जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन का मना रहा है। तो इसलिए भारत जो है, भारत के उपराष्ट्रपति सेनेगल भी जा रहे हैं, गैबन भी जा रहे हैं, और इसके अलावा कतर भी जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, तीनों देशों की राजधानी वगैरह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीनों देशों की करेंसी क्या है। जहाँ भी उपराष्ट्रपति का दौरा हो, राष्ट्रपति का दौरा हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो, उसके बारे में 360 डिग्री जानकारी होनी चाहिए।
शिक्षक तैयार करने वाले देश भर के संस्थाओं की गुणवत्ता से अब नहीं होगा कोई समझौता। निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है, शिक्षा मंत्रालय का शानदार कदम है। बीएड को लेकर के कई तरह की देश में भ्रांतियां हैं, या बीएड किस तरह से लोग करता है हम लोग सभी जानते हैं, उसको सुधार की आवश्यकता है। और ये बेसिकली अगर आप देखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात में ये भी कहा गया था कि टीचर्स की ट्रेनिंग किया जाए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी नवीन चीज़ों को समावेश किया गया। मसलन क्लास 6 के बाद से आप किसी बच्चों को मान लीजिए टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं या वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास 6 के बाद जो बच्चे वेल्डिंग करना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, ड्रोन संचालित करना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। अन्य जो भी रोजगार वाले काम है उसको सिखाया जाएगा क्लास 6 ऑनवर्ड। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर टीचर को ही जानकारी नहीं होगा वोकेशनल पढ़ाई की तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए अब बीएड की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है ताकि बच्चों को भी वो चीज़ें टीचर को वो सारी की सारी चीज़ें का नॉलेज दिया जा सके, सिखाया जा सके, ताकि वो बच्चों को जाकर के सिखा सके। और इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, अगर आप देखेंगे दीक्षा नामक पोर्टल की भी सरकार ने शुरुआत किया। तो टीचर के एजुकेशन या टीचर की ट्रेनिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना हम टीचर को ट्रेन किए हुए स्कूल की गुणवत्ता को नहीं सुधार सकते हैं, और इस बात को रेखांकित किया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 ने। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है। जिनका भी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले उन सभी को विजडम एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है आप लोग कोशिश कीजिए, लगे रहिए, होगा, निश्चित तौर पे होगा। देखिए ये एडिटोरियल अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि निर्धारित हो न्यायिक लक्ष्मण रेखा, न्यायपालिका की कहाँ तक लक्ष्मण रेखा है इसको निर्धारित करने की बात किया गया था, राइटर के द्वारा किया गया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन में पीएम मोदी और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना दोनों की मुलाकात हुई। जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी कई सारे पॉइंट वहाँ पे उठाया था। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि जितना भी केस आता है उनके पास, या न्यायपालिका के जितने भी केस आते हैं उसमें जो प्रतिवादी होते हैं 50% से अधिक केस में प्रतिवादी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, बिहार सरकार, भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार। तो ऐसे कंडीशन में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है कहीं ना कहीं राज्य पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और न्यायपालिका को सौंपे, तभी जाकर के न्यायपालिका किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहा गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 को आप लोग पढ़िएगा। आर्टिकल 50 जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाता है, यद्यपि ये आंशिक रूप से अपनाता है, पूर्ण रूप से नहीं अपनाता है। उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक फ्रेंच स्कॉलर याद रखिएगा नाम, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का एक फेमस किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये फ्रेंच स्कॉलर थे और इसी की किताब जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ के आधार पे न्यायिक जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था। वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बिल्कुल अलग अलग है। विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो विधायिका को कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं है। देखिए विधायिका मतलब क्या हुआ, वहाँ की संसद, तो वहाँ की जो संसद है उसको कार्यपालिका से मतलब नहीं है, यानी राष्ट्रपति से मतलब नहीं है, मंत्रिमंडल से मतलब नहीं है, और न्यायपालिका को भी किसी से मतलब नहीं है। भारत में आंशिक रूप से अपनाया गया। इसका मतलब ये हुआ है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका तो संबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लेकिन न्यायपालिका अलग है। तो इसलिए कहा गया कि भारत में आर्टिकल 50 में मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है द स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसको आंशिक रूप से अपनाया गया। इसका मतलब ये है कि भारत में देखिए विधायिका का जो सदस्य होगा, यानी जो मंत्री होंगे या मंत्री परिषद होंगे, उसको विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। इसी तरह से राष्ट्रपति भी विधायिका का एक अंग होता है, राइट। राज्य में भी वही कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है इंडिया में, न्यायपालिका दोनों से अलग है। तो ये बेसिकली है
शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत में ये जो है आंशिक रूप में अपनाया गया। बाकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है, इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट दिया हुआ जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। कई बार हमने चर्चा किया जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, मैं आज बहुत डिटेल से इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा कुछ पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तीन चार पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। तीन चार पॉइंट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने कई बार चर्चा किया और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक पे मुझे समय मिलेगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आखिर हमारे देश में जुडिशरी को लेकर के क्या प्रॉब्लम है और जुडिशरी क्या चाहती है। तो एक तो डाटा हमारे पास ये है कि 2017-18 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के मैटर जो है न्यायपालिका में लंबित है। अगर न्यायपालिका समय से इसका निष्पादन कर दे तो 7 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं सरकार को मिलेगा, या एटलीस्ट उसका जो इंटरेस्ट होगा या उस पर जो टैक्स होगा वो टैक्स तो सरकार को मिलेगा। तो हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मूव करेगा। जिन देशों में न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ है वहाँ आय भी अधिक है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंग्लैंड की पोजीशन जो है विश्व में 12वें नंबर पे है, सिंगापुर का 13वें नंबर पे है, यूएसए का 20वें नंबर पे है और इंडिया का 68वें नंबर पे है। तो यानी इंग्लैंड, सिंगापुर और यूएसए की आर्थिक कंडीशन भारत से काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी बेहतर है, ये हम लोग देखते हैं। 2018 में 65वीं पोजीशन पे था और 2019 में भारत 68वें पोजीशन पे आया है, जिससे भारत की इकोनॉमी नीचे गई है, गिरी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कानूनी विलंब के कारण जीडीपी का 0.9% प्रति वर्ष खर्च होता है। ये अपने आप में काफ़ी खराब कंडीशन है। तो सवाल ये होता है कि इसको सुधार करने के लिए करेंगे क्या। तो इसको सुधार करने के लिए न्यायपालिका को अगर आप देखिएगा तो न्यायपालिका कहती है कि सबसे पहले तो जजों की नियुक्ति कीजिए। अभी अच्छी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 34 टोटल जज होते हैं और अभी पूरा सीट फुल है। लेकिन पटना हाईकोर्ट में आप देखिए, पटना हाईकोर्ट में टोटल आई थिंक 53 सीट के आसपास है और अभी 25 या 26 ही जज काम कर रहे हैं, यानी आधे से भी कम जज काम कर रहे हैं पटना उच्च न्यायालय में। और देश में जितने भी उच्च न्यायालय लगभग उसकी कंडीशन यही है। देश में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, वहाँ भी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसके अलावा देश में कई सारे ट्रिब्यूनल ऐसे बने हैं जहाँ पे जज है ही नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय कई बार कहता है सरकार को कि आप जजों की नियुक्ति कीजिए, जज की नियुक्ति नहीं कीजिएगा तब जाकर के कैसे हम डिसीजन सुनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कीजिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं किए अभी तक। जो कोर्ट रूम होता है वहीं पुराने ढर्जे पे कोर्ट रूम बना होता है, कागज़ वगैरह जो है सभी अभी तक डिजिटल पूरी तरह से नहीं किया गया है। तो ये कई सारी समस्या है जो इसके कारण न्यायिक निर्णय लेने में विलंब होता है, देरी होता है। इस टॉपिक पे मैं कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा। हालांकि कई सारे सरकार काम भी कर रही है, कई सारा इम्प्रूवमेंट भी हुआ पिछले 20-25 वर्षों में देखा जाए तो कई सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जिसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए यह कह देना कि न्यायपालिका को लेकर के सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही वो भी अपने आप में गलत होगा। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं कभी सेपरेट वीडियो बना करके कर दूंगा, ताकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो लगातार चर्चा होता है। प्रत्येक 10 दिन के बाद मैं देखता हूँ जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा होती है, प्रत्येक 10 दिन के बाद पुलिस रिफॉर्म्स की चर्चा होती है, जेल रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। तो इसलिए इस टॉपिक पे एक कॉन्क्रीट नोट्स आपके पास भी होना चाहिए। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। मैं लगातार आप लोगों से कर रहा था, यद्यपि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है, अगर यहाँ पे पढ़िएगा आप कि 1980 तक 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही बढ़ा था और 1980 से लेकर के अभी तक 0.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। हमारी पृथ्वी पूर्व औद्योगिक काल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है आप देखिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा है हमारी पृथ्वी का, उससे फर्क ये पड़ रहा है कि जो अप्रैल महीना में गर्मी पड़ा है, मार्च में गर्मी पड़ा है और अप्रैल में जो गर्मी पड़ा है लगभग 122 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सोच कर देखिए, इतना गर्मी पड़ रहा है, हीट वेव आ रहा है। हीट वेव से क्या हो रहा है कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र गर्म हो रहा है, उससे मछली वगैरह जो है वो मर रहा है, कई सारे द्वीप डूब रहे हैं, कई सारे जो ग्लेशियर हैं वो पूरी तरह से पिघल चुके हैं। तो पृथ्वी प्रलय की ओर बढ़ रही है क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। और यही हम लोग चर्चा करते हैं आपके साथ, जो
पेरिस समझौता था, या जो ग्लासगो में समझौता हुआ है अभी, या रियो कन्वेंशन जो था, या कह सकते हैं यूएनएफसीसी का जितना भी सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में यही बात किया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम कीजिए। हमारी पृथ्वी अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुकी तो आप समझ लीजिए कि आधा पृथ्वी तो नहीं कहूँगा, लगभग 1/4 पृथ्वी डूब जाएगा, कई सारे द्वीप डूब जाएंगे। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो आप सोच कर देखिए क्या कंडीशन होगा। तो अभी तक हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुका है पृथ्वी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म हो गया तो काफ़ी विनाश होगा, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो कल्पना भी नहीं कर सकते आपकी कितना विनाश होगा। तो इसलिए लगातार मांग उठती है यूएनएफसीसी के सम्मेलन में कि पृथ्वी को ठंडा रखा जाए या पृथ्वी को और गर्म होने से बचाया जाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाइए। और यही कारण है कि विश्व के देश अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई है। यही कारण है कि आजकल आप देखिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटी कितने हद तक, इलेक्ट्रिक स्कूटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी देख लीजिए, या इलेक्ट्रिक उत्पाद देख लीजिए, इतना स्तर पे यूज हो रहा है, राइट। और सरकार इसको लेकर के और काम कर रही है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जितना प्रयास होना चाहिए, देखिए एक रिपोर्ट आया था आईपीसीसी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जितना प्रयास सरकार को करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो किसी एक इंडिविजुअल देश की समस्या नहीं है, विश्व की समस्या है। और जब ऐसा कोई समस्या आपके सामने में हो जो पूरे विश्व की समस्या हो, तो उसका वैश्विक स्तर पे ही समाधान हो सकता है, उसका इंडिविजुअल स्तर पे समाधान नहीं हो सकता। तो ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है और उसका वैश्विक समाधान ही किया जाना चाहिए, मेरा मानना है। तो विश्व के सभी देशों को आपस में मिलना होगा, बातचीत करना होगा, एक कॉन्क्रीट निर्णय पे पहुंचना होगा और सभी देशों को कड़ाई से उसका पालन करना होगा। भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने 2070 तक नेट न्यूट्रल का टारगेट फिक्स कर दिया है कि 2070 तक भारत पूरी तरह से नेट न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए बंगाल में एक इशू उत्पन्न हुआ है, मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि बीपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है और मैं देखा हूँ कि कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया। कल भी मेरे कुछ जानने वाले लोगों का इंटरव्यू हुआ है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इशू ये है कि बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विवाद चल रहा है, और इसी तरह से कुछ विवाद केरल में भी चल रहा है और तमिलनाडु में भी चल रहा है। लगभग मान लीजिए वैसा जगह जहाँ पे केंद्र में जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार जहाँ पे राज्य में नहीं है, वहाँ पे लगभग ये विवाद चल रहा है। तो इसी में यहाँ पे निर्णय लिया गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री के द्वारा, वेस्ट बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा, कि जो भी वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है, हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। ये परंपरा है, यद्यपि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे, जो कुलाधिपति होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया। अब ये कैबिनेट की स्वीकृति हो गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे जो है रखा जाएगा विधानसभा पटल पे। विधानसभा में ये पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद जब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिलती है, राज्यपाल का साइन नहीं होता, तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। और फिर जो है राज्यपाल, अगर वेस्ट बंगाल के राज्यपाल अगर जगदीप धनखड़ जी अगर स्वीकृति नहीं देते हैं, फिर कानून नहीं बनेगा। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज मनाया जा रहा है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद संशोधित लक्ष्य को पार। देखिए गेहूं का मांग पूरे विश्व में है और गेहूं की जो भी खरीद का सरकार ने टारगेट रखा था, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमें गेहूं खरीदना चाहिए था, या जितना गेहूं खरीदना था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उससे ज़्यादा खरीद सरकार कर चुकी है। और इसी एमएसपी को लेकर के किसानों का इतना दिन मूवमेंट चला था देश में। आपको याद होगा दिल्ली में किस तरह का मूवमेंट चला था। कोयला आयात करने को लेकर राज्यों में उत्सुकता नहीं, एक बार इसको देख सकते हैं। बिजली संकट देश में एक बार फिर से क्रिएट होने वाले हैं, चूंकि देशों में कोयला नहीं है, राज्यों के पास कोयला नहीं है, फिर भी राज्य जो है कोयला को खरीद के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। ये काफी शानदार न्यूज है।
देखिए पीएम मोदी के द्वारा एक जो जन समर्थन पोर्टल, वित्त मंत्रालय के द्वारा जन समर्थन पोर्टल की कल शुरुआत हुआ है। जन समर्थन पोर्टल के द्वारा 14 स्कीम के तहत जो लोन मिलता है वो लोन मिलना आसान होगा। एक पोर्टल है जहां पे आप एजुकेशन से संबंधित, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कारोबार अगर आपको शुरू करना या जीवन यापन लोन, ये 4 सेक्टर में आप लोन ले सकते हैं। टोटल 14 स्कीम को इसको दायरे में लाया गया है। सीधे आपको जाना है जन समर्थन पोर्टल को, आपको वहाँ खोलना है और वहाँ पे एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन डालने के बाद अगर आपकी लोन की स्वीकृति हो जाती है तो आपको लोन वो मिल जाएगा। 4 चीज़ के लिए बेसिकली अभी शुरुआत किया गया है, शिक्षा के लिए, कृषि अवसंरचना के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए और जीवन यापन के लिए। बाद में इसको एक्सटेंड करके अन्य चीज़ में किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं हुआ, 6 जून को इसकी लॉन्चिंग है, राइट। तो पोर्टल का नाम याद रखिएगा, जन समर्थन पोर्टल, जहां से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक राजनीतिक संकट के समाधान को 15 समितियां गठित करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति वहां के गोटबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका की क्राइसिस का एक कारण ये मानते हैं कि 20वां संविधान संशोधन, श्रीलंका में 20वां संविधान संशोधन आया था और 20वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे हमारे यहाँ भी चेक एंड बैलेंस है, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका जो है कुछ भी काम कर सकती है, विधायिका कुछ भी काम कर सकती है या कार्यपालिका कुछ भी काम कर सकती है, सबको एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस दिया गया। तो चेक एंड बैलेंस के संदर्भ में एक शानदार यहाँ पे काम किया गया है। 20वां संविधान संशोधन में चेक एंड बैलेंस को लगभग डिस्ट्रॉय करते हुए राष्ट्रपति को अधिक पावर दे दिया गया था, राइट। और राष्ट्रपति को जब अधिक पावर दे दिया गया तो उसी की लगातार ये मांग करते हैं कि अब इसको 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के पावर को सीमित किया जाएगा। ये इनका मांग है, रानिल विक्रमसिंघे का मांग है, और संसद के पावर को बढ़ाया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आवश्यक ये होता है कि वहाँ पे संसद को अधिक पावर दिया जाए और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीलंका में अधिक पावर दिया जा सकता है। किसको? तो संसद को एक बार फिर से अधिक पावर दिया जा सकता है। गुजरात टाइटंस ने 15वां आईपीएल जीत लिया है, तो बस ये याद रखिएगा। और इसके टीम के जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या जी हैं। चलिए दोस्तों, इतना ही न्यूज़ था। लौटते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे अहिल्याबाई के बारे में दिया हुआ, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग लौटते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पिछले वर्ष जो रैंकिंग जारी हुआ था, उस रैंकिंग में भारत का स्थान था 142 और इस बार का भारत का स्थान है 150। तो 150वें स्थान पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आ गया भारत। तो स्थान है इसका 150। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक संस्था, एक एनजीओ है, ये रिपोर्ट जारी करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।